मजबूरी का फ़ायदा। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ नहीं, मेरी एक बहुत करीबी दोस्त के साथ हुई है। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, हंसती थी, बात करती थी, काम पर जाती थी, लेकिन उसके घर की चार दीवारों के अंदर उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। वो कमाती थी, पर उसके पैसे घर के माने जाते थे। वो थकती थी, पर उसकी थकान को नाटक समझा जाता था। मैंने कई बार उससे पूछा, सब ठीक है ना? वो हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ, सब ठीक है। मुझे तब नहीं पता था कि कुछ लोग सब ठीक है सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और कहने की इजाज़त नहीं होती। मेरी दोस्त अक्सर कहती थी, घर तो अपना ही होता है, लेकिन उसके लिए घर सुकून की जगह नहीं था। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए खाना बनाती, फिर अपने दफ्तर के लिए तैयार होती, पर किसी को ये नहीं दिखता कि वो कितनी थकी हुई है। घर में उसे हर बात पर टोका जाता था, कभी कपड़ों पर, कभी देर होने पर, कभी उसकी आवाज़ पर। अगर वो कुछ कहती तो जवाब मिलता, इतना कमाती हो तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने कई बार उसे समझाया कि वो गलत नहीं है, पर वो बस इतना कहती, मुझे घर चलाना है। तब मुझे समझ आया, कभी कभी मजबूरी इंसान को चुप रहना सिखा देती है। उसकी नौकरी कोई सपना नहीं थी, वो उसकी ज़रूरत थी। घर के खर्च, दवाइयाँ, बिल और रोज़ के ताने सब उसी नौकरी से जुड़े थे। वो एक निजी दफ्तर में काम करती थी। काम ठीक-ठाक था, लेकिन नौकरी अस्थायी थी। हर कुछ महीनों में नया समझौता, नया डर। वो अक्सर मुझसे कहती, अगर ये नौकरी गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तब बस उसे हिम्मत देती थी। मुझे नहीं पता था कि वही नौकरी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ा खतरा दोनों बन जाएगी। शुरू-शुरू में उसने दफ्तर की बातें ज़्यादा नहीं बताईं, बस इतना कहती थी, काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा है। फिर एक दिन उसने चुपचाप कहा, मेरे बॉस कुछ अजीब बातें करने लगे हैं। मैंने पूछा, कैसी बातें? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, काम से ज़्यादा मेरी जिंदगी में दिलचस्पी। उसके बॉस उसे अकेले में बुलाने लगे थे, कभी तारीफ के नाम पर, कभी मदद के बहाने। तुम समझदार हो, ये बात वो बार बार कहता था। मेरी दोस्त समझ रही थी कि ये तारीफ नहीं, एक इशारा है, पर वो चुप रही, क्योंकि उस समय उसके पास सवाल पूछने की नहीं, नौकरी बचाने की मजबूरी थी। एक शाम उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आज बॉस ने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। उसने ये शब्द बहुत हल्के में कहे, जैसे खुद को समझा रही हो। मैंने गुस्से में कहा, ये गलत है, तुम्हें मना करना चाहिए। वो हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। अगर मना किया तो नौकरी चली जाएगी, उसने कहा। उस दिन मुझे साफ समझ आया, वो उसकी मेहनत का नहीं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो ये सब बहुत सामान्य तरीके से कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके घर में बताने की कोशिश की। उसने अपने पति से कहा, दफ्तर में चीज़ें ठीक नहीं चल रहीं। उसे लगा था कोई उसका साथ देगा, लेकिन जवाब उल्टा मिला। हर दफ्तर में ऐसा ही होता है, उससे कहा गया। इतनी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। फिर वही सवाल आया, नौकरी छोड़ दोगी तो घर कैसे चलेगा? वो चुप हो गई। उस पल उसे समझ आ गया कि यहाँ भी उसकी परेशानी नहीं, उसकी कमाई ज़रूरी है। उसने मुझसे कहा, लगता है मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया, पर अंदर से मुझे भी डर लगने लगा था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी। हंसती तो थी, पर आंखों तक हंसी नहीं पहुंचती थी। दफ्तर में देर तक रुकना उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर आकर बस चुपचाप बैठ जाती। एक दिन उसने कहा, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए शायद कोई समझ नहीं पा रहा। उसकी नींद कम हो गई थी, भूख भी कम लगती थी। मैंने महसूस किया, जब जुल्म धीरे होता है तो वो आदत बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो अब खुद को ही गलत मानने लगी थी। एक दिन दफ्तर के शौचालय में उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मेरे हाथ कांप रहे हैं, उसने कहा। वहीं एक नई लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, दीदी आप ठीक हैं? कुछ पल बाद उस लड़की ने वही बात कही जो मेरी दोस्त सुनने से डर रही थी। वो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। उस पल मेरी दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये सब सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा। लेकिन उस लड़की ने आगे जो कहा वो और डरावना था। सब जानते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। मेरी दोस्त ने फ़ोन रखते हुए कहा, अगर हम सब चुप रहे तो ये कभी नहीं रुकेगा। उस रात मेरी दोस्त सो नहीं पाई। वो बार बार मुझसे कहती रही, अगर मैंने बोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मैं भी चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका डर बेवजह नहीं था। उसने अपने मोबाइल में पुराने संदेश देखे, देर रात की कॉल याद की। उसे समझ आ गया था कि चुप रहना भी उस आदमी को और ताकत दे रहा है। पर सच बोलने का मतलब था नौकरी खोना, घर का विरोध और समाज की बातें। उस रात उसने पहली बार कहा, डर तो वैसे भी हर रोज लगता है, तो क्यों ना सच बोलकर लगे। उस रात मेरी दोस्त बहुत देर तक चुप बैठी रही, न रोई न सोई। उसने मुझसे कहा, मैं रोज डर के साथ जी रही हूं, तो एक बार सच के साथ जीने में क्या बुरा है। हम दोनों फोन पर चुप रहीं। कभी कभी चुप्पी भी एक दूसरे का सहारा बन जाती है। फिर उसने कहा, मैं लिखने जा रही हूं। मैं समझ गई थी वो क्या करने वाली है। उसने सारी बातें कागज पर उतार दी, दिन, समय, शब्द, व्यवहार। लिखते लिखते उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन साफ हो रहा था। उसने कहा, अगर मैं आज नहीं बोली तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगी। अगले दिन दफ्तर का माहौल बदला हुआ था। लोग फुसफुसाए रहे थे। बॉस का चेहरा उतरा हुआ था। घर में भी बातें फैलने लगीं। इज्जत का सवाल है, ये शब्द हर तरफ थे। उससे पूछा गया, अब नौकरी गई तो क्या करोगी? उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, कम से कम मैं रोज डर में नहीं रहूंगी। उस जवाब में डर नहीं, थकान नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ ही दिनों में दफ्तर में और बातें सामने आने लगी। एक एक करके दूसरी लड़कियां भी आगे आईं। किसी ने खुलकर कहा, किसी ने बस सिर हिलाकर हाँ की। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे लगा था मैं अकेली हूं, पर सच ये है कि हम सब एक जैसी चुप्पी में जी रहे थे। जिस आदमी को सब ताकतवर समझते थे, वो अचानक कमजोर दिखने लगा। जांच बैठी, सवाल पूछे गए, सब कुछ दर्ज किया गया। मेरी दोस्त को राहत मिली, पर डर पूरी तरह गया नहीं था, क्योंकि सच बोलने की कीमत अक्सर तुरंत वसूली जाती है। कुछ हफ्तों बाद उसका काम आगे नहीं बढ़ाया गया। किसी ने साफ नहीं कहा, पर वजह सब समझते थे। वो मुझसे बोली, नौकरी चली गई है, पर अजीब बात यह है कि मैं टूट नहीं रही। घर में हालात और सख्त हो गए, ताने बढ़ गए, खामोशी भी भारी हो गई। लेकिन इस बार वो खुद को दोष नहीं दे रही थी। उसने कहा, पहली बार लग रहा है कि गलती मेरी नहीं थी। उस दिन मैंने महसूस किया, कभी-कभी इंसान सब कुछ हार कर भी अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा जीत लेता है। नौकरी जाने के बाद उसके दिन अचानक खाली हो गए। पहले जो वक्त नहीं मिलता था, अब वही सबसे ज्यादा था। वो कुछ दिनों तक बस घर और अपने आप में सिमटी रही। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मैं चुप रही तो मेरी तकलीफ बेकार हो जाएगी। उसने उन लड़कियों से बात शुरू की जो उसी दौर से गुजर चुकी थीं। धीरे धीरे वो सुनने लगी और सुनी जाने लगी। उसने कहा, शायद मेरी कहानी किसी और की हिम्मत बन जाए। उस दिन मुझे लगा कि वो सिर्फ बची नहीं है, वो बदल रही है। घर में अब भी सब कुछ ठीक नहीं था, पूरा साथ नहीं, पर वही पुराना दबाव भी नहीं रहा। शायद उन्हें समझ आने लगा था कि वो टूटने वाली नहीं है। वो अब कम बोलती थी, पर जो बोलती थी उसमें डर नहीं होता था। एक दिन उसने कहा, मैं अब हर बात पर माफ़ी नहीं मांग सकती। उस वाक्य में गुस्सा नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान था। मुझे लगा ये बदलाव धीरे है, पर गहरा है। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, पहले मजबूरी का मतलब था चुप रहना, अब मजबूरी का मतलब है खुद के लिए खड़े रहना। उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं थी, पैसे की परेशानी थी, घर के ताने पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, पर एक फ़र्क साफ था, अब वो डर से फैसले नहीं लेती थी। उसने अपनी पहचान किसी नौकरी या रिश्ते से नहीं, अपनी सच्चाई से जोड़ ली थी। मुझे उसे देखते हुए लगा, मजबूरी इंसान को तोड़ती नहीं, अगर वो उसे समझ ले। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुई है। मेरी दोस्त आज भी अपनी ज़िंदगी बना रही है, धीरे, चुपचाप, पर अपने तरीके से। वो हर लड़की से यही कहती है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी चुप्पी का कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो समझ जाना गलती तुम्हारी नहीं है। शायद हर किसी को पूरा इंसाफ नहीं मिलता, पर खुद की नज़रों में सही होना भी बहुत बड़ी जीत होती है। और अगर ये कहानी किसी एक इंसान को भी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत दे, तो मेरी दोस्त का दर्द बेकार नहीं गया। कहानी का संदेश, मजबूरी तब तक कमज़ोरी है जब तक हम उसे अपनी आवाज़ बनने नहीं देते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।